हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस 2022 के लिए पूरी तरीके से हम यहाँ पर लगे हुए हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखें, पढ़ें, उसी में फ़ायदा होगा आप सभी का। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, उसमें बेसिकली आप देखेंगे को आपका जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर से स्टार्ट होते हैं वो है आपका सबसे पहला चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, लेकिन जब आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप कुछ लाइंस देखेंगे कि एक्सोजेनेटिक, जैसे कि कुछ लाइंस हैं यहाँ पर, एक्सोजेनेटिक या फिर एंडोजेनेटिक प्रोसेस क्या होती है। इस हमें या तो इन सारी कॉन्सेप्ट जो है या तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, या फिर मैं एक जो चैप्टर जियोमॉर्फिक जो चैप्टर 6 है आपका, उससे स्टार्ट करते हुए आपको इस टॉपिक पर लेकर आऊँ। आई थिंक वो ज़्यादा सूटेबल होगा, इससे टाइम भी बचेगा और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिक से हो रहा है, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देखिए और समझिए क्या कहता है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। उससे पहले अगर हमारा फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कल कुछ क्वेरीज आ रही थी ये हिंदी में या इंग्लिश दोनों में है, कैसा क्या रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसलिए मैं पूरा आपको बेसिकली यहाँ पर बुक लेकर आया हूँ, एनसीईआरटी ही सीधी आपको दिखा रहा हूँ बुक, कोई भी कट कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं है, सीधे एनसीईआरटी बुक लेकर आया हूँ। इसके बाद कुछ पीडीएफ हैं जो इस तरीके की आप देख सकते हैं पीडीएफ, जो कि ये सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। तो इसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस बेसिकली आपका एक टॉपिक है। तो जब आप ये टॉपिक है क्या, बेसिकली जब भी आपने पहले सुना होगा अर्थ बना, ठीक है, आपका अर्थ बॉर्न हुआ, उसके बाद सबसे जब आपने देखी होंगी सारी चीज़ें, तो आप देखे हो कि कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं पर वैलीज मिलती हैं, कहीं पर प्लेन्स मिलते हैं, कहीं पर प्लेट्यूस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये फॉर्म होती कैसे हैं और ये फॉर्म क्यों हो रही हैं, इसका रीज़न क्या है ये फॉर्म होने का। तो इस चैप्टर में हम इस सारी चीज़ों को समझेंगे कि रीजन क्या है। रीजन सिंपली यहाँ पर बताया गया है कि रीजन क्या है आपका, कि जो अर्थ क्रस्ट है आपका वो एक डायनामिक है, स्टेबल तो है नहीं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो मूव हो रहा है, ओके, स्टेबल नहीं है। ये एक बात हो गई आपकी। सेकंड थिंग यहाँ पर जो है कि अर्थ की जो आप फोर्सेस है, अर्थ किस तरीके से माउंटेन्स बन रहे हैं किस तरीके, उसके दो कारण है। उसके कारण क्या है आपका, एक है आपका एंडोजेनेटिक फोर्स, करेक्ट, और दूसरा कारण है इसका एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स होती क्या है। एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, बेसिकली आपका इंटरनल फोर्सेस आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, इंटरनल फोर्सेस क्या है। अगर आप इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे तो जो अर्थ क्रस्ट के नीचे भी जो भी फोर्स हैं वो सारी की सारी आपकी क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है। जितनी भी अर्थ के नीचे से फोर्सेस लगेंगी वो सारी की सारी आपकी एंडोजेनेटिक है। और जो आपके क्रस्ट के ऊपर जो फोर्सेस होंगी, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो आपकी क्रस्ट के ऊपर जो सारी फोर्सेस लगेंगी एटमॉस्फेयर के द्वारा, वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देखें एंडोजेनेटिक फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, एंडोजेनेटिक फोर्स का एग्जाम्पल होगा जैसे कि आपका वोल्केनो हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया। तो ये सारी क्या है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे से सारी फोर्सेस निकल रही हैं। तो ये हो गई आपकी एंडोजेनेटिक फोर्स। एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में जो भी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे कि आपके ग्लेशियर्स हो गए। अब ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स क्या करते हैं, आपको ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर से आपकी रिवर निकल रही है। रिवर आप देख रहे होंगे, आपने सुना होगा माउंटेन्स वगैरह क्या हो रही है, माउंटेन्स वगैरह टूट जाते हैं जब कंटिन्यूसली रिवर वहां पर फ्लो होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका सेव कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो आपको ये सारी चीजें सेव कर रही हैं। तो यही है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स और ये है आपका एंडोजेनेटिक फोर्स। आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स होता क्या है आपका। आफ्टर दैट एक्सोजेनेटिक फोर्स में क्या होगा, एक्सोजेनेटिक फोर्स है जैसे कि मान के चलिए आपका माउंटेन से ये आपकी रिवर फ्लो हो रही है, ये पार्ट जो है बेसिकली आपका ये पार्ट टूटेगा। जैसे ही इसका ये पार्ट टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मान के चलिए इस तरीके से टूटा, तो यहाँ पर तो स्लोप है, तो इस तरीके से नीचे आता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि आपने नाम सुना होगा पीडमेंट प्लेट्यू का, उसमें क्या होता है, स्लोप से जैसे ही आप जेंटल पर एरिया पर आते हो तो सारा इकट्ठा होता जाता है। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, इरोजन, सेम प्रोसेस है। तो इरोजन में क्या होगा, बेसिकली जो ये टूटता है इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, ओके।
इसको बोलते हैं हम डिग्रेडेशन, करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर देखें एक आपका यहाँ पर टर्म है ग्रेडेशन। क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ बियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ ऑफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन। जो ये नीचे आ रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्रेडेशंस। तो याद रखिए, हो सकता है सेंटेंस के फॉर्म में आपसे ये प्रोसेस पूछ लिया जाए कि ग्रेडेशन क्या होता है आपका, करेक्ट। तो इस पार्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है द एंडोजेनेटिक फोर्स कंटिन्यूअसली एलिवेट और बिल्ड अप पार्ट्स ऑफ द एंड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है। जब एंडोजेनेटिक फोर्स होती है, मान के चले वोल्केनो फटा आपका, एंड दैट इज योर एंडोजेनेटिक फोर्स, तो उससे क्या होगा? बेसिकली आपका क्रस्ट फॉर्म होता है, करेक्ट। जब आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे कल या परसों, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें देखेंगे क्रस्ट फॉर्मेशन आपका किस तरीके से हो रहा है। तो यही इसमें कहा गया द एंडोजेनेटिक फोर्स कंटिन्यूअसली एलिवेट और बिल्ड अप पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हेंस द एक्सोजेनेटिक फोर्स फेल्स टू इवन आउट द रिलीफ वेरिएशन। ये तो अपना बिल्ड कर रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर पोर्शन क्या होते हैं? कुछ पोर्शन इग्नियस रॉक से बने होते हैं, तो उसको तोड़ने में जो एक्सोजेनेटिक फोर्स से रिवर जो यहाँ पर बार बार या विंड हो गया, ग्लेशियर्स होगा, जो यहाँ पर टकराएगा, जो सॉफ्ट रॉक्स होंगे वो तो आराम से टूट जाएंगे, लेकिन हार्ड रॉक्स नहीं टूट पाते हैं। इस वजह से आप देखते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस क्यों आपको लैंड रिलीफ आपका यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलता है, करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद इसमें आगे क्या है, यहाँ पर मैं पूरा हाईलाइट करके आया हूँ जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। द एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन on earth materials and bring about changes in the configuration of the surface of the earth are called geomorphic process। तो सिंपली हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, तो वहां पर आप इस डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। वही जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, वही सारी चीजें यहाँ पर आपकी लिखी गई हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया विंड, वाटर, आइस, ये क्या हो गए? आपके जो जियोमॉर्फिकल एजेंट हो गए। डेफिनेटली एजेंट का काम कर रहे हैं ना, ये आपका तोड़ रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर बेसिकली इरोड कर रहे हैं, इरोड कर कर आपको यहाँ पर सेटल डाउन कर रहे हैं, वेदरिंग, तो ये सारी क्या हो गए? आपके जियोमॉर्फिकल एजेंट्स हो गए, करेक्ट। अब एंडोजेनेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया एंडोजेनेटिक, और एक होता है आपका एक्सोजेनेटिक। आज का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीटली बेस्ड होगा हमारा एंडोजेनेटिक पर, ओके। तो एंडोजेनेटिक फोर्स पर एक यहाँ पर ये देखें आप क्या होता है। एंडोजेनेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, यहाँ एंडोजेनेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो एंडोजेनेटिक मूवमेंट बेसिकली क्या है आपका, किस तरीके से ये काम करेगा? तो यहाँ पर देखें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। द एनर्जी इमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनेटिक फोर्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी मेन एनर्जी, मेन सोर्स क्या है? अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो बेसिकली आपकी एनर्जी निकल रही है वो इसका मेन सोर्स है। अब वो एनर्जी कैसे जनरेट होती है? वो आपकी रेडियो एक्टिविटी के कारण हो सकती है, रोटेशनल या टाइडल फ्रिक्शंस के कारण जो हीट जनरेट हो रही है, मैग्मा, लावा जो है, बेसिकली वो आपका बेसिकली क्या है? एंडोजेनेटिक फोर्स का एक सोर्स है, करेक्ट। अब ये यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए एंडोजेनेटिक फोर्स मूवमेंट जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका स्लो मूवमेंट, एक हो सकता है आपका सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट को हम बोलते हैं डियास्ट्रॉफिक मूवमेंट, और सडन मूवमेंट में क्या आएगा आपका? अर्थक्वेक और वोल्केनिक, एकदम से आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन स्लो मूवमेंट में क्या, हाँ आप एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये दो टाइप के होते हैं, या तो एक कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन होता है, अभी ये क्या होंगे? दो टाइप के होंगे, मतलब कि कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन या फिर आप देखेंगे माउंटेन फॉर्मेशन। ये बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं, ओके। बहुत ही इनकी जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, सालों लग जाते हैं एक माउंटेन फॉर्म होने में। लेकिन अर्थक्वेक और वोल्केनो झट से आए झट से गए, इसी तरीके से प्रोसेस होती है। दो टाइप के हो गए आपके, स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में आप देखेंगे, जो स्लो मूवमेंट को डियास्ट्रॉफिक फोर्सेस बोलते हैं। तो डियास्ट्रॉफिक फोर्स बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं। जो आपका वर्टिकल होता है, वर्टिकल को हम बोलते हैं एपियोजेनिक मूवमेंट्स। इससे क्या होता है? इससे कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है उसको भी हम डिटेल्स में देखेंगे। सेकंड होता है आपका ओरिजिनेटिक, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है, उससे क्या होगा आपका? ये माउंटेन बिल्डिंग होगा। अब इसको हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जो एपियोजेनेटिक फोर्स मूवमेंट्स है, एपियो का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है। एपियो का मतलब ही आपका कॉन्टिनेंट होता है। इसमें बेसिकली जो फोर्सेस होती हैं वो रेडिकल फोर्सेस, अप एंड डाउन के रूप में फोर्सेस होती हैं। मैंने आपको बताया वर्टिकल। अब आपने फॉर एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे आप, वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है आपका और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है,
ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताएंगे कौन सा सबमर्जेंट प्लेन है और कौन सा इमर्जेंट प्लेन है। ठीक ही उसी का एग्जाम्पल है आपका, एक सबमर्ज हो गया तो आप देख रहे होंगे पोर्ट्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका क्या हो गया बेसिकली कोस्टल रीजन बन चुका है जहां पर आपको ईस्टर्न घाट्स पर आप देखेंगे। तो ये उसी का एक एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा है आपका ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ओरोजेनेटिक मूवमेंट में बेसिकली क्या होता है, ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स में आप देखेंगे ये आपका बेसिकली क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। यहाँ पर दो प्रोसेस होती है, फोल्डिंग और फोल्टिंग। इसको भी हम पूरा डीप में देखेंगे, फोल्डिंग और फोल्टिंग क्या होती है। फोल्डिंग से क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ये मान के चलें एक ब्लॉक है, अब यहाँ से मैं फोल्ड कर रहा हूँ, कंप्रेशन फोर्स लगाया तो फोल्ड, जो कि यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह होंगे तो कंप्रेस होंगे तो ये ऊपर की ओर उठेंगे, तो ये क्या हो गई आपकी फोल्डिंग हो गई। और फोल्टिंग होती है, फोल्टिंग में क्या होता है, दो कारणों से होती है, इसको भी अभी देख रहे हैं कि ये ब्रीफ में देख रहे हैं। एक कंप्रेशन के द्वारा भी होती है फोल्टिंग और टेंशन फोर्स के द्वारा भी होती है फोल्टिंग आपकी। फिर यही सब लिखा हुआ है कि डियास्ट्रोफिज्म होता क्या है बेसिकली आपका, तो यहाँ पर ये देखेंगे आप डियास्ट्रोफिज्म के बारे में बताया है। ऑल प्रोसेस दैट मूव, ओके, दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम्स अंडर डियास्ट्रोफिज्म्स। जो भी प्रोसेस है, मूव हो रही है या फिर उठ रही है या कुछ बन रहा है, वो सारी चीजें क्या आती हैं, डियास्ट्रोफिज्म्स में आ जाती हैं। चाहे वो आपका माउंटेन बिल्डिंग हो, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग हो, अर्थक्वेक हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें जब हो जाती हैं बेसिकली, जब ये सारी फोर्सेस लग जाती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण कोई भी रॉक्स जो होगा वो चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिज्म रॉक्स में। जब रॉक्स का चैप्टर देखेंगे तो आप देखेंगे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स पूरी आपके बेसिकली क्या होता है, चेंज होती है मेटामॉर्फिज्म रॉक्स में। जब उनके पास प्रेशर, वॉल्यूम, उनका टेम्परेचर चेंज होता है तो वो मेटामॉर्फिज्म रॉक्स में चेंज होते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम डिटेल में देखते हैं। ये सारी चीजें, ये वही सब पॉइंट लिखा हुआ है जो अभी तक बताया है। जो देखना है वो यहां से देखेंगे हम। वर्टिकल मूवमेंट की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट क्या होगा, कॉन्टिनेंट बेसिकली फॉर्म होगा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, गुजरात के गुल्फ ऑफ कच्छ का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जहां पर 24 किलोमीटर लैंड एरिया जो है वो इमर्ज हो चुकी है। वो क्या हो गया आपका, इमरजेंट कोस्टल एरियाज हो गया है, उसको अल्लाहबंद के नाम से जाना जाता है। अगर ये आता है तो आप ये एग्जाम्पल यहाँ पर डाल सकते हैं, ये आपके नंबर इंक्रीज करेगा। डाउनवर्ड में क्या होगा, आपके पोर्ट्स वगैरह क्रिएट होंगे, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, प्रिंस डॉक एरिया ऑफ मुंबई। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में बताया गया कंप्रेशन फोर्स होता है, टेंशनल फोर्स होता है। कंप्रेशन फोर्स क्या होगा, जब दोनों, जैसे कि ये आपका ब्लॉक है, दोनों जगह से कंप्रेस किया जाएगा तो ये हो गया आपका कंप्रेशन फोर्स, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हो जाएगा आपका टेंशनल फोर्स। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स बताए गए हैं। पहले हम फोल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं। ये बताया गया आपका सिमेट्रिकल फोल्ड्स। सिमेट्रिकल फोल्ड्स क्या है, जैसे कि मान के चलें आपका ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, रॉक्स है, इस पर जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कोई भी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से जब मान के चलते हैं, वो क्या है, इसलिए मैंने बोला कोई भी, क्योंकि ये आपको अभी कंफ्यूज होगा। तो जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देखेंगे तब डिटेल में समझ में आएगा ये क्या है। तो ये जब आपके रॉक्स है, इस पे जब हम कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे, और ये दो इसके जो लिम्स हैं, ये क्या है, इसके लिम्स बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर ये सिमेट्रिकल फोर्स लगेगा, दोनों जगह से बराबर फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, सिमेट्रिकल फोल्ड होगा, ठीक है। जब दोनों जगह से बराबर लगे तो मॉडर्न इंटेंसिटी के साथ बराबर लगेगा। असिमेट्रिकल फोर्सेस क्या होगा, जब एक जगह ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, तो ये असिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इस लिमिट पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसलिए असिमेट्रिकल हो गया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लिम्ब क्या हो जाएगी इसमें, relatively larger and the inclination is moderate and regular while the other limb is relatively shorter with steep inclinations। एक तो स्टीप हो गया, एक आपका जेंटल, थोड़ा थोड़ा उससे कम हुआ। फिर तीसरा पॉइंट है इसका मोनोक्लिनिकल्स। इसमें क्या होगा, मोनोक्लिनिकल्स में बेसिकली आप देखेंगे इस साइड ये लिम्ब आपकी बड़ी हो गई है, ठीक है, जेंटल स्लोप है, और ये आपका राइट एंगल, अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल फॉर्म करेगा। Other limb inclines stably at a right angles and the slope is almost vertically, almost vertical हो चुका है स्लोप, इसलिए इसको क्या बोला गया है,
मोनोक्लिनिकल्स। फोर्थ होता है आपका आइसोक्लिनिकल फॉल्ट्स होता है। यही सारी चीजें लिखी हैं इसमें। आइसोक्लिनिकल फॉल्ट्स क्या होता है? आइसोक्लिनिकल फॉल्ट्स होता है जब कंप्रेशन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बेसिकली आप देखें जो दो लिम्स हैं, ये जो दो लिम्स हैं ये पैरेलल हो जाती हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, ठीक है। ये पैरेलल तो हो जाती हैं एक दूसरे के, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, वो हो गया आइसोक्लिनिकल। और जब ये फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है और जब ये पैरेलल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल के भी पैरेलल हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाती हैं, वो हो जाता है आपका रिकम्बेंट फोल्ड्स। इसके बाद जब फोर्स और ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो दोनों लिम्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, लेकिन अभी क्या होता है बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ही हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है ओवरटर्न फोल्ड्स। लास्ट है आपका प्लंज फोल्ड। इसमें क्या होता है प्लंज फोल्ड्स में बेसिकली इंस्टेड ऑफ, अभी यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, अभी क्या होगा हॉरिजॉन्टल, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल becomes tilted and forms a plunge angles which is the angle between the axis and the horizontal plane। जब ये एंगल फॉर्म कर लेती हैं हॉरिजॉन्टल से, उसको एंगल को बोलते हैं प्लंज एंगल्स, तो ये हो जाता है प्लंज फोल्ड्स आपका। और लास्ट में जब इससे ज्यादा फोर्स हम चढ़ा देते हैं और जब ये टूट जाते हैं उनको बोलते हैं हम नेपी। और कश्मीर वैली आप ये देखें यहां पर, ये कश्मीर वैली, ठीक है, ये कश्मीर, ये आपका क्या हो गया, इस साइड से फोर्स लगा, इस साइड से फोर्स लगा, लगता गया और यहां पर ये टूट गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कश्मीर वैली इज एन एग्जांपल ऑफ नेपे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर फैन फोल्ड होता है। फैन फोल्ड कुछ नहीं है बेसिकली, आपने इस टाइप से जो फोल्ड्स देखे होंगे इसी को हम फैन फोल्ड्स बोलते हैं बेसिकली आपका, ठीक है। और इसमें जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन फोल्ड बोलते हैं, इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिंक्लाइन फोल्ड बोलते हैं। इतना आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉल्ट की। अब फॉल्ट क्या होते हैं? फॉल्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका है, फॉल्ट आपके दो कारणों से हो सकते हैं। एक तो आपका कंप्रेशन के कारण भी फॉल्ट हो सकता है, दूसरा आपका टेंशनल फोर्स के कारण भी आपका फॉल्ट हो सकता है। अब कंप्रेशन के कारण कैसे फॉल्ट होगा, टेंशनल के कारण कैसे फॉल्ट होगा, वो हम देख लेते हैं। मान के चलते हैं आपका एक ये ब्लॉक है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, टेंशन, जब आपका नॉर्मल फॉल्ट क्या होगा, जब टेंशन के मतलब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आपकी लग रही हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इसमें क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली फोर्स लगेंगी तो एक ब्लॉक आपका डाउन हो जाएगा। अभी पहले ये ऐसा था, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये क्या हो गया, ये नीचे खिसक गया, ठीक है, इट मूव्स डाउनवर्ड। और जब ये डाउनवर्ड मूव हो गया तो ये क्या हो गया बेसिकली आपका, ये हो गया आपका नॉर्मल फॉल्ट। अब रिवर्स फॉल्ट कब होता है? रिवर्स फॉल्ट होता है जब आपकी कंप्रेशन फोर्स, जब दोनों कंप्रेस कर रही होंगी, जब कंप्रेस करेंगी तो आप खुद सोचें, जब आप एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक पार्ट ऊपर को उठेगा ना कि नीचे जाएगा, एक पार्ट तो सेम रहेगा। जब इस तरीके से जब है और मैं आपको फोर्स इस साइड से लगाऊंगा तो एक पार्ट क्या होगा, सडनली ऊपर की ओर जाएगा आपका, ठीक है, और एक पार्ट तो सेम पोजीशन पर रहेगा, एक पार्ट आपका ऊपर की ओर जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिवर्स फॉल्ट। इसी को हम थ्रस्ट फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे एस्कार्पमेंट क्या होता है बेसिकली आपका, एस्कार्पमेंट आप देखेंगे क्या होगा, जहां पर भी आप एस्कार्पमेंट देखेंगे तो आप ये दोनों जगह पे बनता है, नॉर्मल फॉल्ट हो या रिवर्स फॉल्ट हो। ये बहुत ही ज्यादा स्टीप, मतलब कि आप ये जा रहे हैं और ये आपका एस्कार्पमेंट हो गया, यहां से सीधे नीचे जाओगे आप, तो ये हो जाता है एस्कार्पमेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स एस्कार्पमेंट, विंध्याचल एस्कार्पमेंट, यहाँ पर आप हैंगिंग वैली और वाटरफॉल्स वगैरह आप देखेंगे डेवलप होते हैं, डेफिनेटली बात है सीधा, फिर यहाँ से हैंगिंग वैली हो गया, वाटरफॉल्स वगैरह यहाँ पे डेवलप होते हैं। अब स्टेप फॉल्ट्स क्या होते हैं? स्टेप फॉल्ट्स होते हैं, मान के चलें जैसे कि आपका एक ही जगह पर, जैसे कि एक फॉल्ट ये पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस तरीके से जब आपके एक ही जगह पर बार बार आपका फोर्स लग रहा हो कंटिन्यूअसली, तो ये क्या हो जाता है, स्टेप फॉल्ट बन जाता है। राइन वैली इन यूरोप, ये देखें आप, ये स्टेप फॉल्ट बन गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये राइन वैली इन यूरोप, ओके, राइन वैली इन यूरोप आपका एग्जाम्पल्स के रूप में आप ये डाल सकते हैं। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने बताया। अब आता है स्ट्राइक स्लिप या ट्रांसकरेंट फॉल्ट क्या होता है। स्ट्राइक स्लिप की बात करें अगर, तो ये क्या होता है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड की जगह बैकवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए, उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक स्लिप और ट्रांसकरेंट फॉल्ट बोलते हैं। और ये बेसिकली कंप्रेशन के कारण ही होगा
और ये ऊपर नीचे नहीं होता है, ये आगे पीछे हो जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टैक स्लिप या ट्रांसकरेंट फॉल्ट्स। एग्जांपल्स में आप देखते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, या फिर आप गढ़वाल से उत्तर खासी रीजन्स में आप ट्रांसकरेंट फॉल्ट्स को देख सकते हैं। अब इसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कुछ और है, जैसे कि रिफ्ट वैली हो गया आपका। रिफ्ट वैली के बाद आप देखेंगे रैंप वैली भी आपको कहा गया, रैंप वैली, ब्लॉक माउंटेन्स आप देखेंगे यहाँ पर, और होस्ट माउंटेन्स देखेंगे। ठीक है, अभी हम पहले सीधी भाषा में देख लेते हैं कि ये है क्या आपका। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका, बेसिकली ये आपके देखें एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक बेसिकली आपका ये है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका टेंशन फोर्स लग रहा है। जब टेंशन फोर्स लगेगा तो क्या होगा, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। टेंशन फोर्स लगेगा तो क्या होगा, आपका जो ये बीच वाला पोर्शन होगा ये क्या होगा, ये नीचे की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, ये रिफ्ट वैली है। मतलब कि रिफ्ट वैली में क्या हुआ, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये पार्ट सेम रहा, ये नीचे गया। ठीक है, रिफ्ट वैली की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, अब रैंप वैली में क्या होगा, रैंप वैली में बेसिकली क्या होगा, जो आपका मिडिल पार्ट है वो सेम पोजीशन पर रहेगा, मिडिल पार्ट आपका सेम पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, लेकिन जो साइड के दो पार्ट्स होंगे, ठीक है, जो साइड के दो पार्ट्स होंगे बेसिकली वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे, वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे कंप्रेशन फोर्स के कारण। यहां से फोर्स लगा, यहां से फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स लगा दिया, दोनों को कंप्रेस कर दिया तो ऊपर की ओर उठ गए, और ये पार्ट अपना उसी पोजीशन पे रहा। याद रखिएगा मैंने जो भी बोल रहा हूं अभी। ठीक है, रिफ्ट वैली में क्या बताया आपको, रिफ्ट वैली में बताया जो ये दो पार्ट्स हैं ये तो सेम पोजीशन पे रहे, ये डाउनवर्ड हुआ। रैंप वैली में क्या हुआ, रैंप वैली में जो मिडिल पार्ट था आपका वो बेसिकली क्या हुआ, जो आपका मिडिल पार्ट था वो सेम पोजीशन में रहा, लेकिन जो साइड के पार्ट से वो अपवर्ड मूव होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप ब्लॉक माउंटेन्स में देखेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स में जो मिडिल पार्ट है आपका वो सेम पोजीशन पे रहता है, लेकिन जो साइड के पार्ट होते हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। मतलब आपका रिफ्ट वैली रैंप वैली और ब्लॉक माउंटेन्स एक ही उससे हैं, क्योंकि दोनों में मिडिल पार्ट सेम पार्ट पे रहता है, एक में साइड पार्ट ऊपर जाता है और एक में साइड पार्ट डाउन जाता है। उसी तरीके से रिफ्ट वैली और होस्ट माउंटेन्स सेम पोजीशन पर है। रिफ्ट वैली क्या है आपका, रिफ्ट वैली में आपका मिडिल पार्ट डाउनवर्ड जाता है, ये दोनों पार्ट आपके क्या हो जाते हैं, ये डाउनवर्ड, ये दो सेम पोजीशन पर रहते हैं। ठीक है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट रिमेन एट सेम पोजीशन, और ये आपका डाउनवर्ड मूव होता है। उसी तरीके से होस्ट माउंटेन्स में क्या होता है, होस्ट माउंटेन्स में बेसिकली मिडिल पार्ट आपका अपवर्ड मूव हो जाता है। ठीक है, मिडिल पार्ट क्या होता है, अपवर्ड मूव हो जाता है आपका, एंड दिस टू साइड पार्ट्स ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये सेम पोजीशन पर रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लेता हूं कि लिखा क्या क्या है, एक बार बता देता हूं। सेम चीज लिखी है, रिफ्ट वैली एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टल पार्ट्स एंड सबसिडेंस ऑफ द मिडिल पार्ट्स बिटवीन द टू नॉर्मल फॉल्ट्स। दो नॉर्मल है, जो मिडिल पार्ट था वो डाउनवर्ड मूव हो गया, उसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। अभी एग्जांपल, रिफ्ट वैली आर लॉन्ग एंड नैरो, ये याद रखिएगा। हो सकता है सेंटेंस के फॉर्म में आपसे यही पूछ लिया जाए कि रिफ्ट वैली आर लॉन्ग एंड नैरो, तो आपको पता होना चाहिए रिफ्ट वैली आर लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, जर्मनी में इनको ग्रैबन बोलते हैं। एग्जाम्पल में डेड सी ऑफ जॉर्डन हो गया आपका, न्यासा, रोडोल्फ, टांजानिया, एल्बर्ट एंड एडवर्ड लेक्स इन अफ्रीका हो गया, कैलिफोर्निया। एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। इंडिया में खासकर आपको याद होनी चाहिए नर्मदा, तापी एंड अपर दामोदर वैली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्ट वैली। ठीक है, होस्ट माउंटेन्स में क्या हुआ, मिडिल पार्ट मूव्स अपवर्ड एंड दीज टू साइड पार्ट्स रिमेन्स at their same positions when the two side block fault remains at their place but the middle block rises, इसको बोलते हैं हम host mountains। Hard mountains in Germany is an important example of this। ठीक है, अब यहां पर क्या है, रिफ्ट वैली में देखते हैं क्या है। रिफ्ट वैली में मैंने आपको बताया था, रिफ्ट वैली में क्या बताया, दिस इज योर व्हेन द मिडिल पोर्शन बिटवीन द टू फॉल्ट रिमेन एट इट्स प्लेस बट ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स साइड ब्लॉक्स क्या होते हैं, अपवर्ड मूव हो जाए। ब्रह्मपुत्र वैली उसका एग्जाम्पल है, करेक्ट। और यहां पर ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होगा, मिडिल पार्ट्स रिमेन एट इट्स पोजीशंस एंड द टू साइड ब्लॉक्स मूव्स डाउनवर्ड्स। तो बेसिकली हो सकता है कभी आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए, ब्लॉक माउंटेन्स चार ये दिए जाए और चार टाइप की प्रोसेस दी जाए, तो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग में कि आप मैच करें, या फिर एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं जैसे कि ब्लॉक फॉरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉक माउंटेन्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़िएगा अभी। ठीक है,
इसके बाद इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, वो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इनफैक्ट रिफ्ट वैली एंड रैम्प वैली, Block mountains and the host mountains are similar in appearance, but they actually are the results of different activities of the earth movement। ये चारों दिखते सेम है, लेकिन चारों में आपको अंतर तो समझ में आ ही गया होगा कि अंतर है क्या। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंतर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चारों का डिफरेंस कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैंने आपको बताया है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। और मैं आपको नंबर पहले ही दे चुका हूँ, कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं 9653013950। थैंक यू सो मच।